वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू करते हैं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक और नया टॉपिक। तो मैं हूं मुकेश कुमार और हम लोग पढ़ेंगे मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए जो कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उससे संबंधित कई निवारण पर बल दिया गया है। तो किन किन निवारणों की वजह से हम इन चुनौतियों या चिंताओं से निपट सकते हैं, उन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से हम विदेशों के साथ या विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ, उनकी राजनेताओं के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर क्या कर सकते हैं, चुनौतियों को, बाह्य चुनौतियों को जो अंदर के लिए प्रेरित करती हैं, जो बाह्य प्रेरित होती हैं और अंदर उत्पन्न होती हैं, उनसे जुड़ी चुनौतियाँ, ऐसी चुनौतियों को हम कम कर सकते हैं। गुजराल डॉक्ट्राइन, एक पक्षीय रियायत देना, यानी कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको एक अलग तरीके की ज़्यादा रियायत देकर हम लोग जो अंदर हमारे देश में कूटनीतिक विजय पाकर आंतरिक चुनौतियों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, चूँकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाकर वहाँ की अलगाववाद को, वहाँ के लोगों को विकास की दौड़ में लाकर, हाशिए से उठाकर विकास की रास्ते पर लाकर रखा जा सकता है। इस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए से हम लोग आर्थिक चुनौतियाँ जो हैं उनको कम करके आंतरिक चुनौतियों को भी कम कर सकते हैं। इंडियन ओशियन रिवर में जो इंडियन ओशियन है उसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण सक्रिय एक्टिव पॉलिसी अपनाकर कार्य कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रो इंडियन गवर्नमेंट से चुनौतियां कम होंगी। अगर आसपास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि इंडिया के लिए सहायक, यानी कि दोस्त हो इंडिया का, वो गवर्नमेंट आए, तो इससे भी चुनौतियां क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता बढ़ाकर हम लोग चुनौतियां कम कर सकते हैं। जैसे मिजो मॉडल बहुत फेमस मॉडल है, क्योंकि इसमें से क्या हुआ था कि आतंकवाद से यहाँ पर अच्छा प्रशासन लाया गया। ठीक है। तो अब उस राजनीतिक सहभागिता कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए रेगुलर इलेक्शन हो, पंचायती राज इलेक्शन स्थापित हो, स्वायत्तता प्रदान करने से समझौता होना चाहिए। मतलब कि जैसे असम अकॉर्ड और मिजो अकॉर्ड में क्या हुआ, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई और उनके साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट है बातचीत या डिस्कशन से लोगों की समस्याएं सुलझाकर आंतरिक सुरक्षा को कम किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रभाविता का सिद्धांत या सुशासन अपनाकर गुड गवर्नेंस अपनाकर तेजी से विकास कार्य करके आंतरिक चुनौतियों को कम किया जा सकता है। क्योंकि मुख्य तरीके से हम लोग देख चुके हैं किन चीज़ों के जरिए आंतरिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो अपने आप, या कम कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे तो अपने आप आंतरिक चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट और पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर भी समावेशी विकास को बढ़ावा देकर क्या कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या है, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ वंचना से बचा जाए, तभी हम लोग इन चीज़ों की चुनौतियां, जो से रिलेटेड चुनौतियां, उनको कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फोर्थ, सांस्कृतिक सुरक्षा का सिद्धांत हम लोग अपनाएं और कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा दें। ठीक है। और नेक्स्ट है स्वराष्ट्रवाद का सिद्धांत या आइडिया ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है आइडिया ऑफ एथनोसेंट्रिज्म? यहाँ से इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी क्षेत्रीय और निर्जातीय पहचान को त्याग कर राष्ट्रीय पहचान अपना लें, और राष्ट्रीय पहचान अपनाकर भारत की अस्मिता को, सांस्कृतिक अस्मिता पर हावी ना होने दें। वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता रखें लेकिन भारतीय अस्मिता पर हावी ना होने दें, और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को राष्ट्रीय जीवन में स्थान देने से ही यह संभव होगा। तो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे और राष्ट्रीय जीवन को ज़्यादा महत्व देंगे, तो ऐसी आंतरिक चुनौतियों से, जो कि
निर्जातीय संघर्ष के चलते या सांस्कृतिक संघर्ष के चलते शुरू होती हैं उनको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने में राज्य और राज्येतर कारकों की भूमिका। रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट फैक्टर इन द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो स्टेट का और नॉन स्टेट फैक्टर्स का किस तरीके से योगदान रहता है आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए या उसको घातक बनाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य कारकों की संख्या उसे दी जाती है जो संप्रभु पहचान रखता हो। जो राज्य संप्रभु पहचान रखेगा उसको राज्य कारक की संज्ञा दी जाती है। देखो, राज्य की एक विशिष्ट क्षेत्र, सीमाएं और जनसंख्या को निर्धारण करने वाली चीज होती है राज्य। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और समूह में यानी एग्जाम्पल यूएन में अलग अलग पहचान दर्ज कराता है और यह राज्य कारक शत्रु पूर्व आग्रह से भी अन्य राज्य कारक की सुरक्षाओं को चुनौतियां दे सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, तो क्या देखा कि अन्य राज्य कारक दूसरे राज्य कारकों को चुनौतियां दे सकते हैं, क्योंकि कोई राज्य अगर सीमा विस्तार करता है तो किसी और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकता है। और ऐसा हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा। इस पूरे के पैराग्राफ का मतलब यही था। तो अब क्या होता है कि विभिन्न हम लोगों ने संघर्ष देखे, जैसे फिलिस्तीन, इजराइल, वियतनाम, रसिया का संघर्ष जैसे हम देखते हैं, तो किस तरीके से कोई दूसरा देश किसी अन्य देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे सकता है लड़ाई के समय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ देखा कि राज्य किस तरह से उत्तरदायित्व निभाता है इस चीज़ को आंतरिक सुरक्षा को कम करने में या बढ़ाने में। दूसरे देश की आंतरिक सुरक्षा तो यहाँ पे क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो किस तरीके से राज्य कर सकता है? प्रत्यक्ष युद्ध के द्वारा, अपने सैनिकों की घुसपैठ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाने के द्वारा, किसी राष्ट्र के अलगाववादी समर्थन के द्वारा, किसी राष्ट्र के अंदर गैर कानूनी कृत्यों को जैसे तस्करी, नकली नोट आदि को आर्थिक और सामाजिक समर्थन देने के द्वारा, और राष्ट्र विरोधी आतंकवादी संगठन को पालने के द्वारा। इनमें से आप लोगों को कुछ गुण पाकिस्तान में नज़र नहीं आते? सैनिक घुसपैठ करता है, देश को घेरने की कूटनीति करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाता है, किसी राष्ट्र को अलगाववादी समर्थन देता है, तो सब, और नकली नोट और तस्करी को भी बढ़ावा देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देते ही। तो ये पाकिस्तान के गुण थे जो कि हमने देखे। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, दूसरे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य कारकों की भूमिका विश्व युद्धों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में विश्व युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के दौरान भी प्रभावी रही है, जहां दो देश के गुट बढ़ जाते थे और संप्रभुता की सुरक्षा को खुली चुनौती दे देते। लेकिन इस दौर में शीत युद्ध में राज्य कारकों के साथ साथ राज्य कारक भी गैर राज्य कारक यानी कि नॉन स्टेट फैक्टर्स भी देखने को मिले, क्योंकि अब राज्य सामने के साथ साथ पर्दे के पीछे से भी सुरक्षा संकटों को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो सामने से तो चुनौती दे सकता ही है, पीछे से भी चुनौती दे सकता है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे राज्य कारकों के बजाय गैर राज्य कारकों का उभार आना, जैसे कि अटलांटिक चार्टर को लागू कराने का दबाव बनाया गया। भारत देश जैसे और गुटनिरपेक्षता जैसे समूह ने पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और विदेश नीति के आदर्श स्थापित किए। तो इस तरीके से सिद्धांत अपनाकर सुरक्षा की जा सकती है, आंतरिक चुनौतियों से बचकर आंतरिक सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग की बढ़ती मांग। ठीक है, यूएन के नेतृत्व में राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। नाभिकीय युद्ध का खतरा जो कि है वो टाल दिया जा सकता है, सब लोग मिलकर अगर कार्य करें तो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गैर सरकारी संगठन हैं वो भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे नाभिकीय युद्ध को कम किया जाए, यूएन
या खतरे को कम किया जाए, यूएन के नेतृत्व में राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं गैर राज्य कारकों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो गैर राज्य कारक अच्छे और बुरे दोनों चरित्र रखते हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ तो यह है कि राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। तो जैसे एनजीओ, सिविल सोसाइटीज इसमें आते हैं, और क्षेत्रीय कुछ अच्छे काम तो करते हैं एनजीओ, और कुछ एनजीओ बुरे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि वैश्विक आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देना, और इससे संगठित अपराध से जुड़ी गैंग भी आती हैं। तो यह सभी संस्थाएं जो होती हैं वह विचारधारा पर कार्य करती हैं, और राज्य के इशारों के सहारे वे कभी कभार इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती दे सकती हैं। तो गैर सरकारी संगठन भी अब इम्पोर्टेंस रखने लगे हैं। तो वो क्या क्या कर सकते हैं, चुनौती कैसे दे सकते हैं? टेरर फंडिंग कर घुसपैठ कराकर, सीमा पार घुसपैठ कराकर, राज्य बोलेगा हमने तो करा ही नहीं, हम कह सकते हैं संप्रदायवाद, नक्सलवाद को बढ़ावा देकर, खालिस्तान, बोडोलैंड को पुनः अपने सुरों में ऊंचा कर, स्लीपर सेल को तैयार करवाकर, और आतंकवादी घटनाओं को सफलता दिलाकर, और सरकारी विरोधी दुष्प्रचार करके क्या हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या चुनौती मिल सकती है। और मानवाधिकार के नाम पर सैन्य दलों का प्रश्न, इस तरीके से ये तो राज्य कारक है कि सैन्य दलों को भेज दिया जाता है मानवाधिकार के नाम पर दूसरे देश में, और उसकी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग के द्वारा भी इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर गैर सरकारी संगठन है जो वो एक तरीके से प्रॉक्सी वार यानी कि छद्म युद्ध छेड़ सकते हैं, और इन छद्म युद्धों की वजह से यह भी कभी कभार राज्य कारकों के स्वार्थ पूर्ति के साधन बनकर सामने आते हैं। तो राज्य कारकों की कठपुतली बनकर भी कभी कभार आते हैं, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी। तो ये गैर सरकारी संगठन है, तो कभी कभार ये लगता है कि ये इसकी कठपुतली और ये इसकी कठपुतली है, हो ना हो वो पता नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तो इस तरीके से गैर सरकारी संगठन भी सरकार के गुलाम बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से क्या गैर सरकारी संगठन होते हैं, क्या सरकारी संगठन होते हैं, इस लेक्चर में हमने देखा। और हमने देखा कि किस तरीके से सांस्कृतिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, और किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, किस लिए, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो और मैंने आपको अगर डिटेल में समझाया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।